हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग अपने केमिस्ट्री वाले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के 4 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे और या आपको आई बटन पर वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप उन वीडियोज़ को पहले देख लें, फिर इस वीडियो पर आएँ ताकि आपके कंसेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर रहें। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि रदरफोर्ड ने कैसे इम्पैक्ट पैरामीटर या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के फॉर्मूले दिए थे। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को पहले देख लें ताकि आपको इनके न्यूमेरिकल्स को करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, उन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है या एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है, तो आपको ईजिली ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। अल्फा पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड बाई 2.56 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ नियॉन इफ़ इट इज़ स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री देन कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो देखिए, हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है। सबसे पहले तो समझ लीजिए, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लें ताकि इसे कैलकुलेट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, जो जो क्वेश्चन में कहा गया है पहले हम वो कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक एटम है और उसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। देखिए, न्यूक्लियस के सेंटर से जो एक लाइन गुजरती है जो आपके न्यूक्लियस को 2 हाफ्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, उसे हम इम्पैक्ट लाइन कहते हैं या लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। तो ये इम्पैक्ट लाइन है और अल्फ़ा पार्टिकल्स इस लाइन पर अगर आएंगे तो हम कहेंगे वो इम्पैक्ट लाइन पर आकर कोलिजन करने वाले हैं, और अगर इससे हटकर आएंगे तो हम कहेंगे वो थोड़ा हटकर जा रहे हैं। और इम्पैक्ट लाइन से अल्फ़ा पार्टिकल जितना दूर से गुजरता है उसी डिस्टेंस को इम्पैक्ट पैरामीटर कहा जाता है। और हमें क्वेश्चन में वही चीज़ पूछा गया है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो इतने ऊपर से गुजर रहा है और न्यूक्लियस के इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसने अपने एंगल को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, और ये वो अल्फ़ा पार्टिकल जा चुका। तो अल्फ़ा पार्टिकल आपका ये रहा +2। जो ये डिस्टेंस है अल्फ़ा पार्टिकल के पाथ और इम्पैक्ट लाइन के बीच में, इसी को हम स्मॉल b या इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर जिस एंगल से इनिशियल पाथ आपके अल्फ़ा पार्टिकल का ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये न्यूक्लियस का रिपल्शन, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है, इसका प्लस अल्फ़ा पार्टिकल को क्या करता है, रिपेल करता है। अगर ये न्यूक्लियस यहाँ नहीं होता तो अल्फ़ा पार्टिकल इसी पाथ पर जा रहा होता, लेकिन इस न्यूक्लियस के रिपल्शन की वजह से वो इधर मुड़ गया है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो कितने एंगल पर मुड़ा है, 45 डिग्री पर उसने स्कैटरिंग की है। देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है इस अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोगों ने यहाँ पर इस न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट किया है, और किस एंगल से हम लोगों ने किस एनर्जी से इसको प्रोजेक्ट किया है इसकी तरफ, 2.56 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देकर इसको हमने न्यूक्लियस की तरफ फेंका है। और न्यूक्लियस की तरफ जाते जाते ये 45 डिग्री पर क्या हो गया है, स्कैटर हो गया है। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल इस पाथ पर जा रहा है। इसके बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, तो देखो, हमें कैलकुलेट करना है b। और अब हम लोग b कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है ना। सबसे पहली चीज़ हम लोग को जो दिया गया है वो दिया गया है एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। क्योंकि आपने इस एनर्जी को देकर अल्फ़ा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि वह अल्फ़ा पार्टिकल को मूव करा कर ले जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2.56 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। चलिए, इसके बाद ज़रा देखिए, 2.56 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यू में सारी चीज़ें एसआई यूनिट सिस्टम में रख पाएँ। देखिए, फिजिक्स का आपको जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट वाला,
उन चैप्टर्स में मैंने आपको ये पढ़ा कर रखा है कि सारे मेजरमेंट्स जब तक हमें ना बताए जाएं हमें एसआई में ही करने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेंगे। देखिए सबसे पहले 2.56 इंटू मिलियन के जगह पर 10⁻ प्लस 6 आता है। और अब बचा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिएगा जब भी मिलियन को आपको चेंज करना हो तो मिलियन के प्लेस पर आप 10⁻6 लिख सकते हैं। और अगला कन्वर्जन याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। तो अब हमारी एनर्जी जूल में आ चुकी है, एसआई सिस्टम में आ चुकी है। ये दोनों कन्वर्जन्स आपको याद होने चाहिए। मिलियन 10⁻6 होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब अगर आप इन दोनों को कन्वर्ट कर दें तो आपका आ जाएगा 2.56 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13 जूल। आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि -19 में आप +6 ऐड करेंगे तो 19 - 6 आपका आएगा -13, क्योंकि बड़ा डिजिट 19 है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। अभी आप इसको एज इट इज़ रख लें क्योंकि हमें इसे न्यूमेरिकल में यूज़ ही करना है। अगली चीज़ जो आपको जो देकर रखा है वो देकर रखा है स्कैटरिंग एंगल, और वो दिया है 45 डिग्री। और बात नियॉन एटम की चली है तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ये आपको यहाँ लिख लेना है। इतनी जानकारी हम लोग को क्या देकर रखी है, न्यूमेरिकल में देकर रखी है। प्रोजेक्टेड एनर्जी दिया था जिसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है, स्कैटरिंग एंगल दिया था, और साथ ही साथ हम लोग को ये देकर रखा है कि नियॉन एटम है तो नियॉन का एटॉमिक नंबर Z होता है। और हमसे पूछा गया है इम्पैक्ट पैरामीटर इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है आपका, उसका फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, जो रिलेशन होता है स्कैटरिंग एंगल से, वो होता है tan थीटा इक्वल D/2b। ये b है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। थीटा हमें दिया गया है 45, लेकिन हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं दिया है। इस d को यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो हम अगला स्टेप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की तरफ मूव करेंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला आपको लिखाए थे वो लिखाए थे D इक्वल 1/4πε0 टू Z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए क्या हम लोग को सारी चीज़ें दी हैं। तो देखिए 1/4πε0 की वैल्यू आपको खुद याद रखनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, और Z की वैल्यू हमें दी गई है 10। E की वैल्यू भी आपको खुद याद रखनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आपको काइनेटिक एनर्जी देकर रखा है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। इन सारे वैल्यूज़ को इसमें हम लोग पुटअप करते चलते हैं। देखिए आज के बाद आप 1/4πε0 की वैल्यू याद रखिएगा। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। फिर 2 है, Z की वैल्यू 10 है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो है 2.56 इंटू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻13। देखिए सारे वैल्यूज़ यहाँ पुटअप कर दिए हैं। एक बात और समझिए, आपको भी इस न्यूमेरिकल के बाद सारे कांस्टेंट्स के मैं वैल्यू बता दूंगा, और उनको आज के बाद आप याद रखेंगे, ताकि जब भी आपको इम्पैक्ट पैरामीटर या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना पड़े तो आप उस वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर पाएँ। हमें इस वैल्यू को पूरी तरीके से कैलकुलेट करना है। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा
तो देखिए हमने इसका कैलकुलेशन किया तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पर 11.2 फर्मी आ रहा है। देखिए कैलकुलेशन करने के बाद ये सारा 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर आएगा, लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन सिस्टम में बताया गया है कि 10 की पावर माइनस 15 को भी क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। तो आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल ले गए हैं। अब अगर आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता है, एंगल पता है, तो आप क्या बता सकते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हम उस डायग्राम को रफ कर इम्पैक्ट पैरामीटर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि ये वाला वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल आपके न्यूक्लियस के सेंटर लाइन से कितना ऊपर से या कितना नीचे से गुजर रहा है। तो आप इम्पैक्ट पैरामीटर के वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आगे के फॉर्मूले को अप्लाई कर देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला निकालना है आपको। फॉर्मूला है आपके पास tan थीटा इक्वल d/2b। सारे वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए। tan और आपका थीटा कितना है 45, d आप कितना निकाल कर लाए हैं 11.2 फर्मी और अपॉन में 2b। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू 11.2 बाई b। तो b इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी 11.2 बाई 2b। आप b को इधर ले आइए, b मल्टीप्लाइड बाई 1 b हो जाएगा और 11.2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 5.6 फर्मी। तो आप ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब न्यूक्लियस से आपका अल्फा पार्टिकल 5.6 फर्मी ऊपर से गुजर रहा होगा या नीचे की तरफ से गुजर रहा होगा। ये वैल्यू आपका क्या बताता है, इम्पैक्ट पैरामीटर के वैल्यू को बताता है। तो इस न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें हमें दी गई थी उसको यूज़ कर हम क्या निकाल कर लाए हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर निकाल कर लाए हैं। ठीक, इस न्यूमेरिकल से आपको बाकी चीज़ें कैसे निकालनी हैं ज़रा इस पर ध्यान दे लीजिए। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये सीखी है हमने कि आपके 1 मिलियन की वैल्यू 10⁻6 होती है। ये पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का होता है, सॉरी 19 जूल का होता है। और तीसरी चीज़ जो आपने सीखी है वो ये है कि आप 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मिला दें तो इसका वैल्यू डायरेक्टली याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में डायरेक्ट लिखने का तरीका है। अगला आपने एक कांस्टेंट का वैल्यू याद कर रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ भी आपको मिले इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर याद रखिएगा। और उसके बाद आप ई की वैल्यू याद रखिएगा। ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये वैल्यूज़ आपको याद रहने चाहिए अगर आप इम्पैक्ट पैरामीटर के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको इम्पैक्ट पैरामीटर के न्यूमेरिकल्स को करने में थोड़ा आसानी देंगे। ठीक, इन वैल्यूज़ को याद रखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली हैंडल कर पाएंगे या इन क्वेश्चंस को आराम से आप लगा पाएंगे। इन क्वेश्चंस में या इन न्यूमेरिकल्स में आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो सकता है डायरेक्टली दे दिया जाए या मैक्सिमम टाइम नहीं दिया जाता, जैसा कि इस न्यूमेरिकल में आपको दिया गया था। एक बात समझिए, न्यूमेरिकल लगाने का एक अप्रोच होता है। पहली बात, फार्मूले का अच्छा रिवीजन कि उस फार्मूले में कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, न्यूमेरिकल पढ़कर आप गिवन डाटा निकाल लें और आपको जो पूछा गया है उस फार्मूले के बारे में सोचें और फिर देखें कि क्या आप जिस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट डाटा अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप उन डाटा को कलेक्ट करने का कोई ना कोई आइडिया ज़रूर लगाएं। न्यूमेरिकल में उसके लिए कोई ना कोई रास्ते ज़रूर दिए गए होंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको न्यूमेरिकल उतने ही ज़्यादा अच्छे से आने लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर कितना आएगा। अगला एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अल्फा पार्टिकल
अल्फा पार्टिकल हैव डिस्टेंस ऑफ closest approach, have distance of closest approach is 6 फर्मी। 6 फर्मी एक अल्फा पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 6 फर्मी है एंड इट मूव √3 फर्मी अपवर्ड टू द impact line calculate angle of scattering। देखिए फिर से सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अल्फा पार्टिकल हैव अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 6 फर्मी एंड इट मूव √3 फर्मी अपवर्ड टू द इम्पैक्ट लाइन, कैलकुलेट एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो देखिए पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम आपको चीज़ों को समझने में आसानी पैदा करता है। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके सेंटर से जाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लाइन कहते हैं। कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के पास से जो क्लोजेस्ट अप्रोच था वो डी रखते हुए क्या कर जा रहा है, स्कैटर कर जा रहा है। हमसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग पूछा गया, जबकि वो कह रहा है कि वो अल्फा पार्टिकल इम्पैक्ट लाइन से, ये इम्पैक्ट लाइन है आपका, इससे √3 मीटर ऊपर से जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और वो दिया है 6 फर्मी और उसके बाद आपको इम्पैक्ट पैरामीटर दिया है, वो दिया है आपको √3 फर्मी और आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा पूछ कर रखा है। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग का एक ही फार्मूला आपको बताए हैं, वो है आपका tan थीटा इज इक्वल टू d/2b। d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू है आपका 6 फर्मी। देखिए हमने यहाँ पर फर्मी को मीटर में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है और दोनों रेशो के फॉर्म में आने वाले हैं। देखिए अगर दोनों का यूनिट सेम रहे लेकिन वो अगर ऐड हो रहे होंगे या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब भी यूनिट चेंज करना पड़ेगा। अगर रेशो के फॉर्म में रहें तो मत चेंज करिए क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो 6/2 इंटू √3, देखिए ये कैंसिल कर देगा, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 3/√3। देखिए कोई भी रूट वाली चीज़ अगर नीचे रहा करे तो उसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए √3 अपॉन इसको लिख देंगे हम √3, ये √3 नीचे था उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 3√3 अपॉन, दो रूट के वैल्यूज़ आपस में मिलकर सिर्फ 1 टाइम लिखे जाते हैं, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल, आपका बचा √3। तो ये आपका है tan थीटा की वैल्यू √3 और आप सभी जानते हैं कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। यहाँ से आप कंपेयर कर लेंगे तो थीटा इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है। यानी कि ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया और 60 डिग्री पर क्या कर गया, स्कैटर कर गया। यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपको ये मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको इम्पैक्ट पैरामीटर या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या एंगल ऑफ स्कैटरिंग के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। पिछले लेक्चर में आपको इसके फॉर्मूले मैंने बताए थे, उनको अच्छे से रिवाइज करिए और इन दो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर देखिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करें, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं और कल के लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे अगले मॉडल्स पर, यानी कि आपके रदरफोर्ड के मॉडल पर, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो भी आपको सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताई है और कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्म बताए हैं। अब हमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड के सोलार मॉडल को भी पढ़ना है।
हम क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तक के लिए आप इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए और अगले लेक्चर का वेट करिए।